हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी एकेडमी। तो आज हम लोग एक ऐसे चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें कम से कम 2 क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर ये चैप्टर हमारा ठीक से प्रिपेयर ना हो तो जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो अपने आप में कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। अब ये ठीक से प्रिपेयर क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें समझने वाली हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं नए नए, और उससे भी बड़ी बात बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब होता यह है कि बहुत सारे टीचर्स आपको ये राय देते हैं कि इसको एज इट इज़ रट लो, लेकिन रटने से क्या होता है कि जंबल हो जाता है, केमिकल लोचा हो जाता है दिमाग में। तो आइए आज हम इस चैप्टर को समझेंगे और बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स हैं उनकी हम लोग ट्रिक्स सीखेंगे कि इसको हम कैसे याद करें। चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आइए देखते हैं, चैप्टर हम लोग लिख लेते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब जो 11th के बच्चे हैं, जो प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी अभी उन्होंने स्टार्ट किया है सब कुछ, तो हम लोग ये समझते हैं कि मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस। अब अगर हम नॉर्मल देखें कि कोई गोरा है, कोई काला है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई फूल अलग अलग कलर का है, किसी की पत्तियां अलग अलग शेप की हैं, रूट अलग अलग तरीके की होती हैं, तो ये सारे जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं इस चैप्टर में, मॉर्फोलॉजी की बात करने वाले हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। अब बायोलॉजी में फ्लावरिंग प्लांट्स को हम बोलते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकते हैं, study external structure of angiospermic plants। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर हैं किसके, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के। ठीक है ना। अब आपके एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनके जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होते हैं उसमें लार्ज डाइवर्सिटी पाई जाती है, लार्ज डाइवर्सिटी पाई जाती है। यानी कि बहुत सारे तरह के इनकी मॉर्फोलॉजी हो सकती है। हमने भी देखा है कि कितने सारे कलर के फूल होते हैं, कितनी सारी तरह की पत्तियां होती हैं, कितने सारे तरीके की रूट्स होती हैं। तो जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनके एक्सटर्नल यानी कि उनकी मॉर्फोलॉजी में लार्ज डाइवर्सिटी होती है, तभी ना हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं, बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग 2 सिस्टम्स की स्टडी करते हैं। 2 सिस्टम्स की स्टडी करने के बाद में चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्या क्या? सबसे पहला सिस्टम है शूट सिस्टम, शूट सिस्टम, और जो दूसरा सिस्टम है वो है रूट सिस्टम। अब शूट सिस्टम में क्या क्या आता है, रूट सिस्टम में क्या क्या आता है, वो भी देख लेते हैं। जैसे एक ये कोई प्लांट है, ये एक प्लांट है और इस तरीके से यहाँ पे ये इसके रूट्स हैं बहुत सारे। तो ये बेटा इस प्लांट की रूट्स हैं, ये स्टेम है, यहाँ पे बहुत सारी लीव्स हैं, ये लीव्स हैं बेटा। ठीक है ना। अब हमने जाना ये लीव्स हैं। अब क्या क्या होता है प्लांट्स में बेटा, जहां से लीव अराइज होती है या जहां से कोई ट्विग निकलती है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं नोड। जैसे आपने कभी गन्ना देखा हो या कभी बैम्बू देखा हो तो वहां पे ये स्वेलन स्ट्रक्चर होते हैं। तो जो ये स्वेलन स्ट्रक्चर हैं ये क्या है, नोड है। और 2 नोड के बीच का जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं इंटरनोड, है ना। तो ये देखिए, अच्छा बायोलॉजी में कुछ भी, मान लीजिए लीव्स निकली है या ट्विग्स निकली है या कुछ भी निकला है बायोलॉजी में, वो हमेशा जो अराइज होगा वो नोड से अराइज होगा, इंटरनोड से कुछ भी अराइज नहीं होता है। तो बेटा ये क्या है, ये है इंटरनोड, ये है इंटरनोड। आगे की बात करते हैं हम लोग। अब देखो बेटा, इंटरनोड हो गया। कभी कभी क्या होता है, किस तरीके से प्लांट में बड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बेटा ये हैं बड्स, इनको हम बोलते हैं बड्स।
आप देखते हैं कि ये हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो सकता है बहुत बहुत मीठे मीठे फल भी हों। तो ये क्या है बेटा, ये हैं फ्रूट्स। अब फल हैं, फ्रूट है, तो फ्लावर भी होंगे। तो देखो बेटा ये हैं फ्लावर्स। एंजियोस्पर्मिक प्लांट है यानी कि फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं इनको। तो इनमें बेटा क्या होंगे, फ्लावर्स होंगे बहुत सारे। तो बेटा ये हैं फ्लावर्स। तो जमीन के नीचे हमें क्या मिली, रूट्स। तो इसको हम बोलते हैं बेटा रूट सिस्टम। इनको हम क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम। जो कुछ भी जमीन के अंदर है या जो कुछ भी रूट से रिलेटेड है उसको हमने बोला रूट सिस्टम। ये कहना गलत हो जाएगा कि सिर्फ जमीन के अंदर ही रूट सिस्टम होता है, क्योंकि बनियान ट्री में आपने देखा है कि रूट्स कहाँ से फॉर्म होती हैं, रूट्स जमीन के ऊपर होती हैं। तो जो कुछ भी रूट्स है वो सब किस में आता है, रूट सिस्टम में। इसके बाद में इतना सब कुछ ये सब आता है बेटा शूट सिस्टम में। अब शूट सिस्टम में क्या क्या होता है, फ्लावर्स हो गए, बड्स हो गया, फ्रूट्स, नोड, इंटरनोड, स्टेम। तो ये सब बेटा क्या आता है, शूट सिस्टम में। इस चैप्टर में हम लोग जो शूट सिस्टम है उसकी मॉर्फोलॉजी और उसकी हम डाइवर्सिटी पढ़ेंगे, और जो रूट सिस्टम है उसकी मॉर्फोलॉजी और डाइवर्सिटी पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रूट सिस्टम को। रूट सिस्टम है यहाँ पे वो 2 टाइप्स का है, ट्रू रूट्स एंड फॉल्स रूट। ऐसी जड़ जो कि सच में रेडिकल से अराइज हो रही है उसको हम बोलते हैं ट्रू रूट्स, और जो रेडिकल से अराइज नहीं हो रही है उनको हम बोलते हैं फॉल्स रूट। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं आखिरकार ये रेडिकल किस बला का नाम है, रेडिकल होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए एक हम लोग सीड बना रहे, कैम्ब्रियो बना रहे हैं डाइकॉट का। आपने देखा भी होगा बहुत बार इस तरीके से। तो जो ये टिप है इसको हम लोग बोलते हैं प्लिम्यूल, और जो ये नीचे वाली टिप है इसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल। ये जो रेडिकल है ना, ये जो रेडिकल है ये आगे चल के बनाता है रूट को, और जो ये प्लिम्यूल है ये आगे चल के बनाता है शूट को। ठीक है ना। अब ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसके नीचे होता है एपिकोटाइल, इसके ऊपर होता है हाइपोकोटाइल, ये कॉटिलेडन्स हैं, वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इसी चैप्टर में जब हम लोग सीड पढ़ेंगे, यहाँ पे बस हमें ये जानना है कि जो रूट है वो रूट हमेशा कहाँ से अराइज होगी, रेडिकल से अराइज होगी। तो ट्रू रूट्स में देखिए दे आर अराइज फ्रॉम रेडिकल। ट्रू रूट्स वह रूट होती हैं जो रेडिकल से अराइज हो रही हैं। ठीक है ना। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है डाइकॉट प्लांट्स का। मोस्टली सभी डाइकॉट प्लांट्स में हमेशा ट्रू रूट्स होती हैं। मैं मोस्टली वर्ड यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सारे ही डाइकॉट में ट्रू रूट्स हैं, लेकिन ज़्यादातर डाइकॉट्स में क्या होती हैं बेटा, ट्रू रूट्स होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डाइकॉट प्लांट का वो क्या है बेटा, ट्रू रूट्स, या ट्रू रूट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डाइकॉट प्लांट्स का। रेडिकल कंटिन्यू ग्रो एंड बिकम अ प्राइमरी रूट, इसको समझते हैं। जैसे कोई एक प्लांट है और ये उसका रेडिकल है, ये क्या है भाई, ये है रेडिकल, छोटा सा प्यारा सा, ये रेडिकल है। और ये रेडिकल आगे चल के ग्रो हुआ, और ग्रो करने के बाद में इस रेडिकल ने एक मेन रूट का फॉर्मेशन किया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस रेडिकल ने एक मेन बड़ी सी रूट का फॉर्मेशन किया, और जो मेन रूट है उसको हमने बोला प्राइमरी रूट। उसको हमने क्या बोला, प्राइमरी रूट। अब इस मेन रूट से कुछ इसकी ब्रांचेस निकली। चूंकि ये ब्रांचेस मेन रूट से निकली हैं इसीलिए इनको हम बोल सकते हैं सेकेंडरी रूट। इनको हम बोल सकते हैं सेकेंडरी रूट्स। और मान लो इन सेकेंडरी रूट से भी कुछ ब्रांचेस निकली, इसको हम बोलते हैं टर्शरी रूट। इनको हम क्या बोलते हैं, टर्शरी रूट। तो ये जो मेन रूट थी जिसको हमने प्राइमरी रूट बोला, तो प्राइमरी रूट से कुछ ब्रांचेस निकली जिनको हमने बोला सेकेंडरी रूट्स, और सेकेंडरी रूट से कुछ ब्रांचेस निकली जिसको हमने बोला टर्शरी रूट। और इन सभी को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी को मिला के हम बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रू रूट इज टैप रूट सिस्टम, या ट्रू रूट का दूसरा नाम क्या है, टैप रूट सिस्टम है, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स आती हैं।
एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे मस्टर्ड, जैसे पीपल ट्री यानी कि फाइकस रिलीजियोसा। तो ये दोनों एग्जाम्पल है, मस्टर्ड आपकी एनसीईआरटी में है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है बाहर से, ठीक है ना। तो यहाँ पे ट्रू रूट्स का एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड और फाइकस रिलीजियोसा। आगे नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं बेटा फॉल्स रूट के बारे में। और फॉल्स रूट से ही कंफ्यूजन स्टार्ट होता है, बहुत ध्यान से सुनिए। फॉल्स रूट में फाइब्रस और एडवेंटिशियस रूट आती हैं। फॉल्स रूट में फाइब्रस और एडवेंटिशियस रूट आती हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये फाइब्रस रूट क्या होता है। तो देखिए सर, होता ये है जैसे ये कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है और ये इसका रेडिकल है, ठीक है ना। ये क्या है भाई, ये है रेडिकल। और आप जानते हैं कि रेडिकल से कोई भी रूट अराइज हो रही थी, ठीक। लेकिन जो ये रेडिकल है ना, ये शॉर्ट लिव्ड होता है। फाइब्रस रूट में ये रेडिकल क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड, और जल्दी से रूट बनने से पहले ये डिसअपीयर हो जाता है। अब क्या होता है कि जो प्लांट होता है उसकी स्टेम का जो बेस होता है, प्लांट की स्टेम का जो बेस होता है वहां से रूट निकलना स्टार्ट होती हैं। और ये जो रूट्स होती हैं ये टफ्ट के फॉर्म में, गुच्छे के फॉर्म में निकलती हैं। जो ये रूट्स होती हैं ये टफ्ट गुच्छे के फॉर्म में निकलती हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है रेडिकल इज शॉर्ट लिव्ड, रूट आर अराइज फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम। जो रूट होता है बेटा वो स्टेम के बेस से निकलता है, किसके फॉर्म में, टफ्ट के, यानी कि गुच्छे के फॉर्म में निकलता है। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मोनोकॉट का। फाइब्रस रूट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है मोनोकॉट के। एग्जाम्पल के लिए देखिए आप वीट, मेज या जितने भी सीरियल्स होते हैं, अनाज होते हैं, वो सारे बेटा क्या होते हैं, फाइब्रस रूट्स होती हैं। और फाइब्रस रूट्स क्या है, फॉल्स रूट। आगे देखते हैं एडवेंटिशियस, जानी मानी है। व्हेन रूट अराइज अदर देन रेडिकल, रूट रेडिकल को छोड़ के प्लांट के किसी भी पार्ट से निकले, चाहे वो स्टेम से निकले या फिर वो लीफ से निकले, तो रूट जो है वो किसी भी पार्ट से निकले रेडिकल को छोड़ के, तो उनको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। और एडवेंटिशियस रूट में डाइकॉट भी हो सकता है और मोनोकॉट भी हो सकता है। एडवेंटिशियस रूट में डाइकॉट भी हो सकता है, मोनोकॉट भी हो सकता है। आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है बनियान ट्री और मॉन्स्टेरा का। अब यहाँ पे बनियान ट्री और मॉन्स्टेरा में से जो बनियान ट्री है वो डाइकॉट है और मॉन्स्टेरा क्या है बेटा, मोनोकॉट है। तो एडवेंटिशियस रूट का मतलब होता है कि रूट कहीं से भी निकल रही है, बस रेडिकल से नहीं निकल रही है, चाहे वो लीफ से निकल रही है या किसी भी प्लांट के पार्ट से निकल रही है, उसको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। एग्जाम्पल है बेटा बनियान ट्री एंड मॉन्स्टेरा, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही समझने वाला है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं रीजन्स ऑफ रूट। आप समझ के चलिएगा इसको। तो देखिए ये कोई एक रूट है, ये एक रूट है और इस रूट को, इसको हमने बोला है एपेक्स, ठीक है ना। इस रूट का ये क्या है, एपेक्स। अब जो ये एपेक्स की सेल हैं, यहां से रूट पेनिट्रेट होगी सॉइल के अंदर, यही जो एपेक्स जो टिप है यही ना पेनिट्रेट करेगा सॉइल को। तो जब पेनिट्रेशन होगा रूट का सॉइल में, तो हो सकता है कि यहां वाली सेल डैमेज हो जाए। अब इन सेल को डैमेज होने से बचाने के लिए रूट के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं रूट कैप। इस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, रूट कैप बोलते हैं। इसका दूसरा नाम होता है कैलिप्ट्रा। एनाटॉमी में हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पे कैलिप्टोजन सेल होती हैं, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है, कैलिप्ट्रा। यहाँ पे आप सिर्फ रट लीजिए कि रूट कैप का दूसरा नाम क्या होता है, कैलिप्ट्रा। अब हाइड्रोफाइट्स के केस में, हाइड्रोफाइट्स के केस में जो पानी में होते हैं, हाइड्रोफाइट्स के केस में रूट कैप ना बोल के हम लोग क्या बोलते हैं, रूट पॉकेट्स होते हैं। वहां पे क्या होते हैं, रूट पॉकेट्स, ठीक है ना। हाइड्रोफाइट्स के केस में रूट कैप ना होके क्या होता है, रूट पॉकेट्स होता है। और देखते हैं रूट कैप के बारे में।
रूट कैप के बारे में जो एक और चीज़ जानने वाली है, जो ये रूट कैप होती है ना, ये हमेशा सिंगल होती है, एक ही रूट कैप होती है सर। और जो ये सिंगल रूट कैप होती है, साथ ही साथ में क्या होती है, रिप्लेसेबल होती है। क्या होती है, रिप्लेसेबल, यानी कि एक रूट कैप डैमेज होगी तो वापस से नई रूट कैप आ जाएगी, लेकिन रूट कैप क्या होगी बेटा, हमेशा सिंगल। जो स्टिल्ट रूट होती है वहां पे एक्सेप्शन होता है, स्टिल्ट रूट के केस में ये रूट कैप सिंगल ना होके मल्टीपल्स होती हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इस रूट कैप से थोड़ा सा ऊपर जो ये रीजन होता है, इसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं सर, मेरिस्टेमेटिक जोन, क्योंकि इसके पास में बहुत सारी मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं। और इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स में क्या होता है भाई, तेजी से डिवीज़न होता है। और तेजी से डिवीज़न क्यों होता है, क्योंकि इनके पास में डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। अब डेंस प्रोटोप्लाज्म है तो ये बहुत तेजी से डिवाइड करती हैं, तो इस जोन को हम बोलते हैं जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। अब यहां पे बहुत तेजी से डिवीजन हो रहा है तो इसको हम बोल सकते हैं जोन ऑफ डिवीजन। और चूंकि जोन के पास में रूट कैप है तो इसका तीसरा नाम हो सकता है जोन ऑफ रूट कैप। किसी भी तरीके से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, हमें हर तरीके से तैयार रहना है। आगे बढ़ते हैं। अब आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है बिल्कुल पास में, डिस्टल माने दूर। तो इस मेरिस्टेमेटिक जोन के बिल्कुल पास में तो यही वाला जोन होगा ना, ये वाला जोन तो नहीं होगा। देखिए, सब कुछ हमको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी को डिकोड करना आना चाहिए, तभी आप एनसीईआरटी को ठीक तरीके से पढ़ पाएंगे। ठीक, तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझने से काम चलेगा कि मेरिस्टेमेटिक जोन के बिल्कुल समीपास, बिल्कुल पास में जो जोन होता है उसको हम बोलते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो सेल्स हैं उनकी लंबाई बढ़ती है, सेल्स की लेंथ में इंक्रीजमेंट होता है। और जब सेल की लेंथ में इंक्रीजमेंट होगा तो यही जोन रिस्पॉन्सिबल होगा पूरी रूट की लेंथ को इंक्रीज करने में। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ इलोंगेशन। और ये जो इलोंगेशन हुआ क्यों है भाई, क्यों हुआ है, क्यों हुआ इलोंगेशन, ड्यू टू इलोंगेशन ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ वैक्यूल। अब आप जानते हैं कि कोई भी एक सेल होती है, प्लांट सेल, और प्लांट सेल के पास में एक होता है वैक्यूल। अब जब ये वैक्यूल का साइज बड़ा होता है तो ये सेल का भी साइज बड़ा होगा। तो जो ये सेल डिवाइड हो रही थी वही सेल आगे चल के इस वाले जोन में क्या होती हैं बेटा, साइज को इंक्रीज करती हैं अपने, क्योंकि उनका वैक्यूल इंक्रीज हो रहा होता है। और यही रिस्पॉन्सिबल होता है पूरे रूट की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए। तो इसको हम बोलते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन। आगे देखते हैं। अब डिवीजन हो गया तेजी से, लेंथ भी बढ़ गई है रूट की, सेल ने अपनी लेंथ भी बढ़ा ली है। अब जब सेल ने अपनी लेंथ बढ़ा ली है तो ये जो सेल है ये अपना परमानेंट फंक्शन को करेगा। और परमानेंट फंक्शन को करेगा मतलब जो ये सेल है यहाँ पे मैच्योर हो गया, और मैच्योर होने के बाद में इसने अलग अलग फंक्शन किए, अलग अलग तरीके से काम किया। कुछ सेल बेटा एपिडर्मिस की बन गई, कुछ सेल ने बेटा कॉर्टिकल रीजन बनाया, कॉर्टेक्स बनाया, ठीक है ना। कुछ सेल ने कॉर्टेक्स बनाया, कॉर्टिकल रीजन बनाया। कुछ सेल्स ने आगे चल के जाइलम फ्लोएम को बनाया। तो जो ये सेल थी बेटा वो पूरी तरीके से मैच्योर हो गई। तो जो जोन ऑफ इलोंगेशन के प्रॉक्सिमल जोन होगा, यानी कि इसके पास वाला जो जोन होगा, इसको हम बोलते हैं जोन ऑफ मैच्योरेशन, जोन ऑफ मैच्योरेशन। अब देखिए सर, इस जोन में टेरेस्ट्रियल प्लांट में एपिडर्मिस से कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं।
कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं रूट हेयर्स। क्या बोलते हैं सर? रूट हेयर्स बोलते हैं। तो ऐसा जोन जिसमें से रूट हेयर्स निकली, तो इस जोन का एक और नाम हम बोल सकते हैं, बोलने बड़ा अच्छा लगेगा, जोन ऑफ रूट हेयर्स। ऐसा जोन जिसके पास में क्या है भाई? रूट हेयर्स हैं। अब ये रूट हेयर होते क्यों हैं? क्या काम करते हैं रूट हेयर? तो जो ये रूट हेयर है, ये बेटा जो एटमॉस्फेयर है उससे एब्जॉर्प्शन करते हैं वाटर एंड मिनरल्स का, ठीक है ना। तो इन रूट हेयर का बेसिकली क्या फंक्शन है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो इसका एक और नाम हम लोग बोल सकते हैं जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्या बोल सकते हैं सर? जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो देखिए सर, जो एपेक्स पे क्या था? रूट कैप थी। अब देखो आपसे सीक्वेंस पूछा जा सकता है। जैसा अगर आपसे कोई कहे, या पहले मैं एक पॉइंट बता दूं फिर देखते हैं हम लोग। अच्छा, जो ये रूट हेयर्स है ना, जो ये रूट हेयर्स हैं, ये हाइड्रोफाइट्स के केस में एब्सेंट होते हैं। तो लिख देते हैं हम लोग लिख देते हैं रूट हेयर्स एब्सेंट इन हाइड्रोफाइट्स। अरे भैया, उन्हें पानी लेने की क्या जरूरत, उनके पास तो पानी ही पानी है ना। तो अगर हम आपसे बोलते हैं कि आप बताइए कि सीक्वेंस क्या होगा टेरेस्ट्रियल प्लांट का, तो क्या होगा बेटा? रूट कैप, मेरिस्टेमेटिक जोन, या जोन ऑफ डिवीजन, या जोन ऑफ रूट कैप, उसके बाद में जोन ऑफ एलोंगेशन, उसके बाद में जोन ऑफ मैच्योरेशन, या हम इसको बोल सकते हैं जोन ऑफ रूट हेयर, या इसको हम बोल सकते हैं जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन। लेकिन अगर यही सीक्वेंस हम आपको हाइड्रोफाइट्स के केस में पूछें तो क्या होगा? तो हम बोल सकते हैं जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, जोन ऑफ डिवीजन, जोन ऑफ रूट कैप की जगह हम क्या बोलेंगे? जोन ऑफ रूट पॉकेट, उसके बाद में जोन ऑफ एलोंगेशन, जोन ऑफ मैच्योरेशन, और ये दोनों चीज़ें जोन ऑफ रूट हेयर या जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन हाइड्रोफाइट्स के केस में हम बोल नहीं सकते। तो इसी तरीके से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे की बात करेंगे, हम लोग मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे और रूट को पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।